हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। इधर विप्लो और हिमांशी को फूलों से सजी कुर्सी पर बैठाया गया था और उन्हें हल्दी लगाया जा रहा था। विप्लो आराम के साथ हिमांशी के साथ बैठा हुआ। जब शोभित अपने हाथ में माइक पकड़े बीच में आते बोले, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, तो सभी उसकी तरफ देखने लगे, जिसे देखकर शोभित मुस्कुराते हुए विप्लो की तरफ इशारा करते हुए, वो जो उसे कुर्सी पर बैठा हुआ है मेरा अपना छोटा भाई है। शोभित की बात सुन विप्लो चिल्लाते बोले, सबको पता है इसमें बताने वाली कौन सी बात है। जिस पर सभी तो आंख दिखाने के बाद सब लोगों की तरफ देखते हुए, जब मैं 4 साल के था तब मेरे डैड ने आकर मुझसे कहा कि मुझे बहुत जल्दी एक बहन मिलने वाली है। मैं बहुत खुश हो गया था। फिर पता चला कि मुझे बहन नहीं बल्कि एक बदमाश भाई मिला है, जो मेरे सारे काम को बिगाड़ देता और मेरे सारे खिलौनों को तोड़ देता था और मैं उसकी बहुत कुटाई करता था। विप्लव शोभित की बात सुनकर मुंह बनाने लगा था। शोभित की बात सुनते हुए सभी मुस्कुराने लगे। जब शोभित सब लोगों की तरफ देखते हुए आगे बोला, ये बात तब की है जब वो 18 साल का था। एक दिन आकर मुझसे कहता है कि भाई मुझसे ये बिजनेस नहीं होगा, मुझे आप कैमरा दे दो, मैं फोटोग्राफी करूंगा। मैं राजी हो गया और वो ले आया इसके लिए कैमरा। फिर कुछ दिन बाद आकर कहता है, भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे बाहर जाना है। विप्लव शोभित की बात सुनते हुए अपनी जगह से उठकर एक माइक उठा स्टेज पर आकर शोभित के बगल में खड़ा होते हैं। अब इसके आगे मैं बताऊंगा। इतना कहकर विप्लव अपने गले को साफ करते हुए सब लोगों की तरफ देख शोभित की तरफ इशारा करके बोला, मेरा बड़ा भाई। ये सिर्फ भाई नहीं है, मेरे दिल का आधा हिस्सा है, जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ। तो मैं जब इनसे कहा कि मुझे बाहर जाना है, तब इन्होंने कह दिया कि वो मुझे कमरे में बंद कर देंगे, लेकिन बाहर जाने नहीं देंगे। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने ऑलरेडी मुझे कमरे में बंद कर दिया था। विप्लव के बात पर शोभित माइक में विप्लव की तरफ इशारा कर, और जब अगले दिन मैंने इसके कमरे का दरवाजा खोला तब पाया पूरा कमरा खाली था। इसके कपड़े क्लोजेट में नहीं थे और मिरर पर एक नोट छोड़ कर गया था, जिसमें लिखा था, डैडी तो अपने हैं, मम्मा और हिटलर ब्रो को आप संभाल लेना, बाकी सबसे मैं निपट लूंगा। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे और मृत्युंजय विप्लव को घूरने लगा, जिसे देखते हुए विप्लव दांत दिखाकर सब लोगों की तरफ देख आगे से बोला, फिर ब्रो ने मुझे कॉल किया, लेकिन उसे वक्त में एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर नहीं, नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ। विप्लव के बाद रिया उसे घूरने लगी, जिसे देखकर विप्लव बीच में बोला, सॉरी माई मिस्टेक, मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ वहीं मेरी मोटी भी थी, मतलब रिया लुथरा, मेरे हर जर्नी के साथी। शोभित सुनकर आगे बोला, और इन दोनों की बदमाशियां इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या कहूँ, कभी कभी विप्लव अपने साथ विकल्प को भी ले जाता और ब्रो मेरी क्लास लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी बदमाशियाँ कम होती गई। हाँ, थोड़ा सा बरबोला है, लेकिन मेरा भाई बहुत प्यारा है, अपनी उटपटांग बातों से और हरकतों से हर किसी के दिल को जीत लेता है। जो हुनर मेरे पास नहीं वो मेरे भाई के पास है, और मैं यही चाहता हूँ कि वो अपनी इस नई जर्नी को खुलकर एंजॉय करे अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। शोभित की बात सुनकर सभी जोर जोर से ताली बजाने लगे और विप्लव की आंखों में नमी तर गई, जिसे देखते हुए शोभित उसे गले लगाते हुए, रोना बंद कर वरना तेरी फोटो खराब हो जाएगी। उन दोनों को देखते हुए अमृत मृत्युंजय के गले में अपनी बाहें डाल लिया तो मृत्युंजय उसकी तरफ देखने लगा, जिस पर अमृत उसे स्टेज की तरफ इशारा करते हुए बोला, हम भी चले क्या। जब ऊपर से विप्लव चिल्लाते हुए बोला, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, जिसे सुनकर अमृत मृत्युंजय विकल्प के हाथ को पकड़ उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ गया, तो मृत्युंजय चित्रांग के हाथ को पकड़ते उसे भी अपने साथ लेकर ऊपर चला गया। नीचे खड़ा कशिश उन सभी को देखते हुए मीरा से बोला, पहले मेरे पास 5 बटसाले थे और अब 6 हो गए। मीरा कशिश की बात सुन एटीट्यूड से बोली, हाँ तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, जिसे सुन कशिश कुछ कहता उससे पहले ऊपर से मृत्युंजय मीरा को आवाज़ लगाते हुए, मीरा ऊपर आओ। मृत्युंजय की बात सुन मीरा हैरानी से खुद की तरफ इशारा कर, मैं भी, तो क्या तुम हमारी बहन नहीं हो, चलो ऊपर आओ। मृत्युंजय ने ऊपर बुलाते हुए कहा, जिसे सुनकर मीरा स्टेज पर चली है। फोटोग्राफर उनकी तस्वीर निकाल रहे थे। चित्रांग की आंखें हल्की नम हो गई थी जब वैदिक भी वहां पर आ गया, तो सभी एक दूसरे को देखने लगे। विप्लव और विकल्प एक दूसरे को देखने के बाद मीरा के ऊपर आकर चिपक गए और अमृत वैदिक को अपनी गोद में उठा लिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए और उन सब ने एक पोज दिया। मृत्युंजय बीच में खड़ा हुआ था। जब कुछ देर बाद मृत्युंजय महक को अपने भाइयों के बीच का बचपन का फोटो दिखा रहा था, जिसमें से वही पोज था। महक उस फोटो को देखते हुए मृत्युंजय से बोली, सब कितने अच्छे लग रहे हो। क्यों, सब अच्छी नहीं लग रही है क्या, मृत्युंजय ने पूछा, जिसके जवाब में महक जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाता, अभी भी अच्छे लग रहे हो। मीरा कितनी क्यूट लग रही है, बापी और विकी ने उन्हें कैसे पकड़ रखा है। शोभित महक के बात सुनकर बोला, क्योंकि वो सबसे छोटी थी ना, इसलिए विकी और बापी उसे बहुत मारते थे और वो हर पल रोती रहती थी। कशिश की बात सुन मीरा मुंह बनाते हुए, इसलिए कहते हैं बचपन के रिलेटिव से शादी नहीं करनी चाहिए, बेइज्जती कर देते हैं।
जिसे सुनकर कशिश मीरा के बाल को खींचते बोला, नकचरी। मीरा कशिश की बात सुन से घूरने लगे और उन दोनों को देखकर महक मुस्कुरा दी। इधर आरोही और रियो एक साथ हिमांशी और विप्लो को हल्दी लगाने के लिए आए, जिसे देखते हुए विप्लो धीरे से आरोही से बोला, तुमने तो इसे अपने प्यार में पागल, अंधा, गूंगा सब कर दिया। जिसे सुनकर आरोही विप्लो को रियो की तरफ इशारा करते हुए, ये है ही इतना खूबसूरत और हॉट कि मैं क्या भी लड़की पिघल सकती है, कोई भी लड़की पिघल सकती है। पर रियो आरोही की बात सुनकर शरारती भरी आंखों से उसे देखते हुए, क्या बात है, तुमने कब देख ली मेरी हॉटनेस। आरोही रियो के बात सुनने से घूरने लगी, जिस पर विप्लो रियो के लात मारते हुए बोला, कल जब उसके कमरे से बाहर निकल रहा था तब देखी होगी तेरी हॉटनेस। विप्लो के बात सुन आरोही रियो को घूरते, तुमने सबको बता दिया। जिसे सुन विप्लो बोला, उसने किसी को नहीं बताया, चूहा पकड़ा गया था, बालकनी से उतर रहा था तो मेरे ब्रो ने पकड़ लिया था इसे। ये सुनकर आरोही ने अपनी गर्दन हिला दी, जिस पर रियो आरोही की तरफ देखते हुए, मैं तुम्हारे भाई से बात करने जा रहा हूँ हमारी शादी को लेकर। इतना कहकर रियो करण की तरफ बढ़ गया। जब उसके जाने के बाद लुकाश आरोही के हाथ को पकड़ते हुए, बेबी व्हाई आर यू स्टैंडिंग हेयर, लेट्स गो फॉर डांस। इतना कहकर लुकास आरोही को अपने साथ लेकर स्टेज की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख विप्लो हिमांशी की तरफ देखते हुए बोले, इसका तो अलग ही लफड़ा चल रहा है। जिसे सुनकर हिमांशी रियो की तरफ देखते हुए विप्लो से बोले, आई थिंक कुछ होने वाला है। हिमांशी की बात पर विप्लो कंफ्यूज होगा, मतलब। जिसके जवाब में हिमांशी ने उसका चेहरा आगे की तरफ कर दिया, जहां करण ने रियो को कॉलर को पकड़ रखा था, लेकिन रियो फिर भी चुपचाप खड़ा हुआ था। करण रियो को कॉलर को पकड़े गुस्से से उसे घूर रहा था, जिसे देखते हुए रियो करण से बोला, आरोही भी मुझसे प्यार करती है। रियो की बात सुन करण ने उसे मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो चित्रांग जल्दी से उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, सारे मेहमान के सामने तमाशा मत करो। करण चित्रांग की बात सुन रियो की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है आरोही इससे प्यार करती है। करण की बात सुनकर चित्रांग रियो को देखते हुए बोला, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? सच में आरोही तुमसे प्यार करती है? करण चित्रांग की बात सुनकर उसकी तरफ नाराजगी से देखते हुए बोला, तुम इससे पूछ क्या रहे हो? झूठ बोल रहा है ये, इसने आरोही को मेंटली टॉर्चर किया था और अब यहाँ आकर अपने झूठे प्यार का दावा कर रहा है। रियो करण की बात सुनकर बोला, जो कुछ भी सालों पहले हुआ था उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन हम दोनों काफ़ी करीब हैं। इंदौर में मेरी पड़ोसन थी, पूरे 3 महीने हमने साथ बिताए हैं, लड़ते झगड़ते हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हम शादी करना चाहते हैं। करण रियो की बात पर उसे गुस्से से घूरते, और तुम्हारा वो सारा एटीट्यूड कहाँ गया जो तुमने मेरी कंपनी को बर्बाद करने में लगा दिया था? जिस पर रियो अपना सर नहीं में हिलाकर, वो सिर्फ धमकी थी, बट मैंने किया नहीं और आपको आपके सारे डेटाबेस वापस कर दिए और इन सब बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे बस आरोही चाहिए देने के लिए। मेरी बहन तुम्हें कोई कॉटन कैंडी लग रही है क्या जो तुम उसकी डिमांड करोगे और मैं तुम्हें दे दूंगा? मैंने उसकी सगाई ऑलरेडी लुकाश के साथ तय कर दी है, करण ने जवाब दिया। जिसे सुनकर रियो कुछ पल चुप रखकर बोला, लेकिन आपके इस तरह शादी तय कर देने पर क्या आपको यकीन है कि आरोही खुश रहेगी? हाँ, समझता हूँ कि उसने काफ़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गलती की ऐसी सज़ा मिलेगी जो इंसान उसे नहीं समझता हो और खुद से उसे नहीं जानती, उसके साथ उसे पूरी ज़िंदगी बांध दिया जाए, ये उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं होगा। चित्रांग रियो की बात सुन विप्लो के पास खड़ी आरोही की तरफ देखकर बोला, आरोही इधर आओ। चित्रांग की आवाज़ लगाने पर आरोही थोड़ी चौंकी और जल्दी से उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई तो करण उसे घूरते हुए बोला, कोई नया तमाशा करने के बारे में सोचा है क्या? करण के बाद सुन आरोही अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोले, मैं कोई तमाशा नहीं कर रही। जिस पर करण रियो की तरफ इशारा करते हुए बोला, अचानक ये तुम्हारा पुराना प्यार कहाँ से लौट आया जो तुम कह रही हो कि तुम तमाशा नहीं कर रही? आरोही करण के बाद सुन बिना कुछ सोचे समझे बोली, वी बोथ have become physically close bro and it is possible that I may become the mother of his child after some days। आरोही ने यह बात धीरे से नहीं कही थी, जिस कारण वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड नज़रों से उन लोगों की तरफ देख रहे थे। वही कारण अपनी जानलेवा आंखों से रियो को घूर रहा था, जिसे देखते हुए रियो आरोही के हाथ को पकड़कर धीरे से बोला, ये बताना जरूरी था। जिसे सुन आरोही अपना सर हिलाते हुए तिरछी आंखों से करण की तरफ इशारा करने लगी। जब करण रियो के कॉलर को कसकर पकड़ते हुए, तेरी तो मैं, लेकिन चित्रांग उसे बीच में ही रोकते हुए रियो से दूर करके बोला, तू पागल हो गया है? तूने सुना क्या आरोही ने कहा? क्या कहा? वो झूठ नहीं बोलती। मुझे लगता है तुझे इन दोनों की शादी करवा देना चाहिए। शादी करवाने के लिए मैं तुझे कोई पंडित दिखता हूँ क्या? हर बार कुछ नया
कुछ नया नया तमाशा करती है। ये करण है गुस्से में से जब मृत्युंजय वहाँ पर आते हुए करण से बोला, गला क्यों फाड़ रहे हो? प्यार करते दोनों एक दूसरे से, चिट मंगनी पट ब्याह मंडप तो जमा हुआ है, करवा दो शादी। जिस पर रुद्रा करण की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल सही, अगर शादी नहीं हुई तो कम से कम सगाई करवा दो। सुधांशु रुद्र की बात सुनकर खुश होते हुए, क्या आइडिया दिया है जीजू, आप ग्रेट हो। रुद्रा सुधांशु के बात सुन मुस्कुराते हुए, थैंक यू साले साहब। जिसे सुन मृत्युंजय उन दोनों को घूरने लगा, जिस पर सुधांशु रुद्र की तरफ जूस बढ़ाते हुए धीरे से बोला, वैसे आपको क्या लगता है करण चावला मान जाएगा शादी के लिए? रुद्र सुधांशु के सवाल पर मुंह बनाते हुए, हमें उससे क्या मान गया तो रियो से अलग पार्टी लेंगे और करण चावला से अलग, और अगर नहीं माना तो सिर्फ करण चावला से पार्टी लेंगे, क्योंकि वो विदेशी तो है ना। रुद्र की बात में लॉजिक को समझते हुए सुधांशु अपना सिर हिलाकर, बिल्कुल सही, खाने को तो दोनों तरफ मिलेगा, बाकी मुझे लगता है कि उसे मान जाना चाहिए। मृत्युंजय उन दोनों की खुशफुसाहट को देख पा रहा था, जिस कारण वो अपने पैर पटकते हुए उन दोनों के पास आकर सुधांशु को रुद्र से दूर करते, तुम क्या बात कर रहे हो उससे? मृत्युंजय की बात पर रुद्र से अजीब नजरों से देखते हुए, जाने मन मेरे नज़दीक आती है तब तुम्हें जलती है, समझ आता है, साले से क्या दिक्कत है भाई? मृत्युंजय रुद्र के बात सुन अपने दांत पीसते हुए, मुझसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं की इसने जो तुमसे कर रहा है। रुद्रा मृत्युंजय के बात सुन हताश भरी आंखों से सुधांशु को देखने लगा, तो सुधांशु मृत्युंजय के बगल से हटकर रुद्र के बगल में आकर, इनकी बातों को छोड़िए, कुछ भी कहते रहते हैं, हमें तो उन लोगों पर फोकस करना चाहिए। ये कहते हुए सुधांशु ने करण की तरफ इशारा कर दिया, जिसे देखते हुए रुद्र अपना सर हिलाकर बोला, बिल्कुल सही, हमें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, कुछ बरबोले पर नहीं। मृत्युंजय रुद्र की बात सुन उसे घूरने लगा। वहीं सब लोगों की बात को सुनते हुए करण आरोही की तरफ देखकर बोला, तुम सच में सीरियस हो ना? तुमने सोच समझकर ये फैसला लिया है ना? प्यार से कुछ नहीं होता रूही, केमिस्ट्री और बीच की अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट भी इफेक्ट करती है। आरोही करण की बात पर एक आह भरते हुए बोले, आपको पता है भाई मैं कितनी चूजी हूँ, इसलिए रियो मेरे लिए परफेक्ट होगा। चित्रांग आरोही की बात सुनकर करण से बोला, दोनों एक दूसरे का लाइक करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो तू क्यों विलन बन रहा है? हाँ कर दे। जिस पर करण उन दोनों की तरफ देखने लगा तो रियो की पकड़ आरोही के हाथ पर मजबूत हो गई, जिसे महसूस कर आरोही रियो की तरफ देखने लगी। जब आखिर में करण एक गहरी सांस भर रियो से बोला, ये हमारे जनरेशन की आखिरी शादी होगी, इसलिए हम ये भी नहीं कर सकते, तुम्हें पूरी रीति रिवाज से शादी करनी होगी, अपने फादर को लेकर हरियाणा आना, लेकिन तब तक मेरी बहन से दूर रहना। करण की मंजूरी को सुनकर रियो खुश होकर कसकर आरोही को खींचकर अपने गले से गला लगा लिया, जिसे देख करण गुस्से से बोला, कहा ना तुमसे मेरी बहन से दूर रहना। जिसे सुन रियो आरोही से दूर होते हुए अपना सर हिलाते हुए करण से बोला, थैंक यू सो मच, मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दादाजी ने तुम्हें बेशक देखा है, अब आखिरी फैसला उनका होगा, तो सोच लो उन्हें कैसे मनाना चाहते हो तुम। करण ने रियो की खुशी पर ग्रहण लगाते हुए कहा, जिसे सुनकर रियो आरोही की तरफ देखते हुए, तुमने तो कहा था कि सिर्फ तुम्हारे भाई को मनाना है। आरोही रियो की बात पर चिल होकर बोली, डोंट वरी दादू, मेरी बात नहीं काटते, मैं उन्हें मना लूँगी, तुम्हें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अंकल को लेकर आ जाना। आरोही की बात सुन जल्दी से अपना सर हिला दिया तो विप्लव कुर्सी पर बैठे हुए बोला, शादी की बात पक्की हो गई हो तो जरा मेरी भी हो रही शादी को आगे बढ़ाए। रचना विप्लव के बाद तो उसके पास आकर उसके गाल पर हल्दी लगाते हुए बोली, हल्दी लगाने से फेस क्लीन होता है? रचना के बाद सुन विप्लव सरप्राइज होते हुए बोला, क्या सच में? जिसके जवाब में रचना ने अपना सिर हिला दिया तो विप्लव ढेर सारी हल्दी उठाकर हिमांशी के मुंह पर लगाते हुए बोले, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएगी तो हमारे बच्चे और ज़्यादा हॉट पैदा होंगे। विप्लव के बात पर हिमांशी मुंह बनाते उसकी तरफ देखकर बोली, बच्चे सिर्फ मैं पैदा करूंगी, क्या तुम्हें अपने चेहरे पर भी लगाना चाहिए? आरोही की बात पर विप्लव उसकी तरफ हल्दी की कटोरी बढ़ाकर बोला, तुम लगा दो, मैं लगा रहा हूँ ना तुम्हारे में। जिसे सुन हिमांशी मुस्कुराते हुए कटोरी से हल्दी निकालने लगी, लेकिन बीच में अक्षिता कर कटोरी से हल्दी निकाल विप्लव के चेहरे पर मलते हुए बोली, तुम्हें और ज़्यादा ज़रूरत है इसकी? इतना कहकर अक्षिता अपने हाथ पीछे कर विप्लव के चेहरे को देखकर हंसते हुए, दिख तो ऐसे रहा है जैसे पीले रंग में पेंट कर दिया हो तुम्हें। अक्षिता के हंसने पर विप्लव का चेहरा गुस्से से लाल होकर उठकर हिमांशी के से बोला, ऐसा नहीं है कि मैं तुम दूल्हा होकर इन्हें छोड़ दूंगा, इन्हें तो छोड़ूंगा नहीं मैं। इतना कहकर विप्लव कटोरी से हल्दी निकाल अक्षिता को पकड़कर उसके मुंह पर मलने लगा तो अक्षिता अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए बोली, पागल हो गया है के? जिस पर विप्लव अक्षिता के दूर होकर हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, अब आया नोट पहाड़ के नीचे, मिल गया स्वाद, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, बहुत खतरनाक चीज़ हूँ मैं। ये कहते हुए विप्लव एटीट्यूड से अपना कॉलर चढ़ाकर जाकर फिर से हिमांशी के बगल में बैठ गया और हिमांशी उसे देखने लगी, जिसे देखकर विप्लव आंखें चढ़ाकर बोला, मुझे क्या घूर रही हो? तुम्हारी बहन ने शुरू किया था, मैं तो तुम्हारे साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था और आकर रोमांस की माँ बहन कर दी। तुम्हारे घर वालों से ज़्यादा बड़ी विलन
तुम्हारी बहन है, हमारी लव लाइफ की। ये सुनकर हिमांशी जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर विप्लव का मुंह तो हिमांशी विप्लव के गाल को खींचते हुए बोले, तुम इतनी क्यूट हो क्योंकि तुम उन रोमांटिक हो और बिल्कुल क्यूट नहीं हो, इसलिए मैं क्यूट हूँ। विप्लव ने हिमांशी के हाथ को अपने गाल से हटा जिस पर हिमांशी मासूम सा चेहरा बना। विप्लव को देखते हुए, विप्लव क्या मैं सच में क्यूट नहीं हूँ? विप्लव हिमांशी की बात से उसे देखने लगा और उसे देखते देखते उसका चेहरा बुरी तरीके से लाल हो गया, क्योंकि वो शर्मा रहा था, जिसे देखते हुए हिमांशी फिर से हंसने लगी। हिमांशी के छेड़ने के कारण विप्लव थोड़ी नाराजगी से बोला, तुम जानबूझकर यहाँ पर मुझे छेड़ रही हो? अकेले में होती ना तो बताता, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। हिमांशी विप्लव के बाद से उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोली, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ। इतना कहकर हिमांशी विप्लव के एयरलोक पर हल्का सा बाइट कर लेती है तो विप्लव हैरान हो जाता है। उसके दिल की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही थी, जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हिमांशी उसके उड़े हुए चेहरे को देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इधर मृत्युंजय सुधांशु के इग्नोर करने पर कुछ सोच रहा था, फिर वो खुद से बोला, भाड़ में जाए साला, मेरा क्या जा रहा है। यह कहते हुए मृत्युंजय की नज़र शोभित और अदिति पर गई, जो कि एक दूसरे को घूर रहे थे। जिन्हें एक नज़र देखने के बाद मृत्युंजय ने इधर उधर देखा तो अमृत और समृति वैशाली को खिला पिला रहे थे, जिसे देखते हुए मृत्युंजय खुद से बोला, सभी एक दूसरे में लगे पड़े हैं, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मेरी बीवी कहाँ है? इतना सोचते हुए मृत्युंजय ने फिर से इधर उधर देखा तो महक निर्जला और रचना के साथ खड़ी अपना सिर हिला रही थी, जिसे देखकर मृत्युंजय एक आह भरते हुए, क्या मेरी लाइफ बोरिंग हो गई है? जिस पर पीछे से भार्गवी अपने हाथों में हल्दी पकड़ी मृत्युंजय के पास आकर, अंकल आपको बुरा न लगे तो मैं आपको हल्दी लगा दूं, आपको किसी ने हल्दी नहीं लगाई है। भार्गवी की बात सुन मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए, क्योंकि मुझे ये सब नहीं पसंद। मृत्युंजय की बात पर भार्गवी कुछ पल सोच कर बोली, तो क्या मैं आपको हल्दी नहीं लगा सकती? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।